वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वह डाइनिंग टेबल पर आई जहाँ पर सर्वेंट खाना सर्व कर रही थी। जब वे सर्वेंट ने यक को खाना सर्व किया तो शालिनी जी ने अपनी प्लेट छोड़कर यक की प्लेट उठाई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे भी किसी पर भी यकीन नहीं, इसलिए तुम्हारा खाने से पहले मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। कहते हुए उन्होंने इति की तरफ भी देखा। यक उनकी नजर देख सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इति भी उनका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी और वे भी चुप रही। थोड़ा सा खाकर शालिनी जी ने वह प्लेट यक के आगे रखी और बोली, सब कुछ ठीक है, तुम इसे खा सकते हो। यज्ञ ने उस प्लेट की तरफ देखा और फिर इति की तरफ जो अपने लिए अलग प्लेट लगा रही थी, वरना इससे पहले दोनों एक ही प्लेट में खाते थे। इति ने जब उसकी नजर खुद पर महसूस की तो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे कोफ्ता नहीं खाना, इसलिए अलग से प्लेट लगा रही हूँ। कहते हुए उसने अपनी प्लेट में अपने सामने रख दी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। यज्ञ ने अपने सामने रखी सारी नीचे की प्लेट को साइड हटाया और फिर इति की प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना, मैं वही खाऊंगा जो तुम खाओगी। कहते हुए उसने एक प्लेट में बांट लेना भी शुरू कर दिया था। शालिनी जी उसे देखती रह गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे यज्ञ ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। इति ने यज्ञ की तरफ देखा और बोली, लेकिन आपको कोफ्ता पसंद है ना? यज्ञ मुस्कुराया और फिर बाइट बनाकर इति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं खुद को छोड़ दूं, पसंद की तो बात ही क्या है। उसकी बात सुनकर इति उसे देखती रह गई। कुछ कहने के लिए नहीं था, बस महसूस करने के लिए था। जो इति तो बहुत अच्छी तरह से कर रही थी, लेकिन शायद यज्ञ भी महसूस कर सकता था। उसने अपना मुंह हल्का सा खोला तो यज्ञ ने उसे वे बाइट खिला दिया। उसके बाद इति ने भी अपने हाथों से बाइट लियोडिया के होठों की तरफ बढ़ा दी। तभी सुनिधि शालिनी जी पर गई जो गुस्से में कांपते हुए उन्हें देख रही थी। वो मन ही मन बोली, मैं सब कुछ हार सकती हूँ लेकिन अपने मिस्टर होट को नहीं। और अब मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि मिस्टर होट ही कभी मुझे हारने नहीं देंगे। तो आप मेरे लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। खाना खाने के बाद ये गौरी थी अपने रूम में चले गए तो शालिनी जी अपने रूम में आई। अक्का इति पर विश्वास और उन दोनों का प्यार भरा ड्रामा देखकर अब वे अपना आप से बाहर हो रही थी। उनका दिमाग किसी घोड़े की तरह चल रहा था और तभी उनके चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट आ गई। उन्हें कुछ ऐसा याद आया जो वे भूल चुकी थी, लेकिन अब अचानक से ही उस बात को याद करते हुए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपना फोन उठाया और फिर एक शख्स को फोन किया। वे उस शख्स से फोन पर बात करते हुए बोली, मुझे कुणाल रावत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जल्द से जल्द मुझे उसके साथ एक मीटिंग करनी है। सामने वाले ने हाँ कहा तो शालिनी जी ने फोन काट दिया और फिर फोन की तरफ देखते हुए बोली, अगर अपने दुश्मन को हराना हो तो दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ती है और मेरे लिए सिर्फ जीत मैटर करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हुए उनके चेहरे पर एक साथी मुस्कुराहट थी। और इति कमरे में आए तो इति पेड़ की तरफ जाने लगी। यज्ञ ने उसे कमर से पकड़ रुका और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसे देखने लगा। इति अपनी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। यज्ञ उसे कमर से पकड़ के खुद बेड पर बैठा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मोम की बातों से परेशान हो गया, कैसी बात? इति ने हैरानी से पूछा। वो नहीं चाहती थी कि यज्ञ को उन सब बातों का पता चला। यज्ञ मुस्कुरा और बोला, स्वीट हार्ट, माना तुम वक्त के साथ बड़ी हो रही है लेकिन तुम अब मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। मेरे लिए तुम वही मासूम स्वीट हार्ट हो जिससे मुझे प्यार हुआ था और मुझे वही मासूम वाली स्वीट हार्ट ही चाहिए। वही मैं नहीं जो मुझसे अपनी बातें छुपाई, अपनी तकलीफ भी ना बताए। इसे इति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, आपको पता है मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता था। जिन हालातों में मैं बड़ी हुई हूँ उसके बाद मेरे लिए जिंदगी ही एक हल था। मैं किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं थी, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। और जिसकी चीज के लिए सीरियस हो वो है आप। और मैं आप सिर्फ मेरे और मैं सिर्फ आपके लिए सीरियस हूँ तो कोई और क्या कहता है और क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। एक बस उसे देखता ही रहेगा। वो अपनी स्वीट हार्ट की मासूमियत को खोने नहीं देना चाहता था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे उसकी स्वीट हार्ट बड़ी हो रही है। वो उसे निगेटिव चीजों से बचाना चाहता था, लेकिन उसकी स्वीट हार्ट को निगेटिव चीजों का सामना करना पड़ रहा है और वो ऐसे बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। उसके दिमाग में भी इस वक्त फिलहाल बहुत कुछ चल रहा था। सुबह का वक्त वर्ल्ड मेंशन एक ऑफिस के लिए तैयार होता और यदि बेड पर बैठी मुंह फुलाए उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि ये ऑफिस जा रहा है। ऐसा नहीं था कि वे उसे जाने नहीं देना चाहती थी या उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, बल्कि उसे उसकी हालत को लेकर फिक्र हो रही थी। अभी कल की एक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी और आज ही वे ऑफिस जा रहा था, इस वजह से वो एक से नाराज थी। एक ड्रेसिंग में से मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। उसने सामने से परफ्यूम उठाया और फिर खुद पर स्प्रे करने लगा। आज उसने खुद पर थोड़ा ज्यादा परफ्यूम स्प्रे किया क्योंकि ये वाला अरेबियन परफ्यूम इति का फेवरेट था और जब भी वे उसे लगाकर इति के करीब जाता तो वैसे रजिस्ट नहीं कर पाती थी। वे खुद ब खुद उसके करीब खींची चली आती थी और फिर कब उसके एहसास में खोकर उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता था, उसे पता ही नहीं चलता था। इस परफ्यूम ने हमेशा इति के ऊपर काम किया था। जैसे ही यज्ञ वो परफ्यूम लगाकर इति की तरफ घुमा तो उसने देखा कि इति का लाल मुंह गुलाबी हो रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की हल्की मदोसी थी। उसने एक अंगड़ाई ली फिर अपनी जगह से उठकर यज्ञ के पास आकर उसे देखते हुए बोले, मिस्टर होट, आप अब मत जाइए ना। क्यों स्वीटहार्ट, तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? यज्ञ ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। इति ने अपने दोनों हाथ
उसके सीने पर रखकर बोली, क्योंकि आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मत जाइए ना। एक मुस्कुरा उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये जानना है कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आखिर मुझे तुम रोकना क्यों चाहती हो। कहते वक्त एक की आंखें नेक की नजर उसके चेहरे पर घूम रही थी। इति ने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया और सोचने लगी, कुछ देर पहले तक वह को इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि ये की तबीयत उसे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उसके इरादे बदल रहे थे। उसका मन यज्ञ के करीब होने को हो रहा था। एक अलग ही बेचैनी सी उसके मन में हो रही थी जो यज्ञ दूर कर सकता था। ये उसे देखते हुए दोबारा बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो। क्योंकि मुझे आपके हाथों से बने पैनकेक खाने हैं, इति ने अचानक से कहा। यज्ञ उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे थोड़े से रिलेटिव और सेक्सी जवाब का इंतजार था। उसे लगा कि उसकी स्वीटहार्ट उसे कहेगी कि सी वांट्स हिम और एम 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 सी नीड्स हिम, पर यहाँ तो उसे बावर्ची बनाने पर तुली हुई थी। वो उससे दूर हुआ और बोला, जी नहीं, मैं तुम्हें कोई पैनकेक नहीं खिलाने वाला, मुझे ऑफिस जाना है एक जरूरी मीटिंग के लिए, और ऑफिस आने के बाद ही बाद में मैं पैनकेक तो तुम्हें बिल्कुल नहीं खिलाने वाला। कहते हुए उसने अपनी नया टाई को हल्का सा ठीक किया, ऑफिस की तरफ देखकर हल्का सा पाउट बनाया और टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर रूम से बाहर निकल गया। इति बस उसे जाते ही देखती रह गई। वे भी अपना मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। अब खींचते हुए वापस बेड पर आई और फिर ऊंधे मुंह बेड पर लेट गई। पूरी रात ही यज्ञ ने उसे परेशान किया था, इसलिए अब वे थोड़ी देर सोना चाहती थी। बेड पर लेट ही उसे नींद भी आ गई थी। नेशनल हाईवे या की लग्जरी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। उसके पीछे उसके बड़ी गाड़ी की गाड़ियां भी थी। अचानक ही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और गाड़ी हवा में ऊपर की तरफ उठते हुए वापस जमीन पर आकर गिरी और आग में जलकर राख होने लगी। यज्ञ जो अपनी गाड़ी में बैठा फोन पर बात कर रहा था, जब उसने ब्लास्ट की आवाज सुनी तो झट से पीछे मुड़कर देखा। अपने सामने चलती हुई गाड़ी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोकी तो यह गाड़ी से निकलकर बाहर आया और फिर उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। उस गाड़ी में से उसके 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर थे जिनका अपना नामो निशान भी नहीं था। उसके चेहरे पर हल्के परेशानी लिए वह उस गाड़ी की तरफ देख रहा था। वो अब बिल्कुल राख हो चुकी थी। रियान जो उसकी गाड़ी में उसके साथ था उसे देखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है बॉस, अचानक ये ब्लास्ट, गाड़ी में कोई इशू कैसे हो सकता है। यज्ञ ने उसकी बात सुनी और फिर गाड़ी की तरफ देखते हुए बोला, कोई इशू नहीं हुआ रियान, इशू करवाया गया है। ओबराय की गाड़ी में इस तरह से ब्लास्ट अपने आप नहीं हो सकता, इसे प्लान किया गया है। पर बॉस हमारे हाथ में। रियान ने इस गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। यज्ञ ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, इन लोगों को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं एक श्योर कि इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ पलटा। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से घूम चुका था और साथ ही साथ उसकी नजर भी घूम रही थी, क्योंकि वह जानता था जिसने भी यह कांड किया है जरूर इस वक्त उस पर नजर रख रहा होगा। ये ब्लास्ट सिर्फ उसे वार्निंग देने के लिए किया गया था, वरना अगर किसी ने उस पर हमला करवाना होता तो डायरेक्ट उस पर ही करवाता, ना कि उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ी पर। वे अपनी गाड़ी में आया और फिर ड्राइवर ने गाड़ी एक बार फिर से आगे बढ़ा दी। वो भी आया और फिर अपने काम में लगा, लेकिन उसका ध्यान आज सुबह हुए ब्लास्ट पर ही था। उसने रेहान को काम पर लगा दिया था। उसे जल्दी उस आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसने उसे ये पंगा लेने की कोशिश की थी। हालांकि 2-3 आदमी उसकी हिट लिस्ट में थे, लेकिन ये कोई काम उनमें से किसी का भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके जो दुश्मन उसके सामने थे उनमें से कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता था। अगर उन लोगों को कुछ करना होता तो सीधा उस पर करते, ना कि उसके आसपास के किसी शख्स पर। अपने केबिन में बैठा हुए काम कर रहा था कि दरवाजा नोका। उसने कुछ देर पहले रेहान को बुलाया तो उसे लगा साथ रेहान है, इसलिए उसने बिना देखे ही कमिंग कह दिया। दरवाजा खुला और दरवाजा खोलते उसे एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज सुनकर उसने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो इति को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ तुम यहाँ। इति दरवाजे उसके पास आई और फिर उसे देखते हुए बोली, मुझे तो आना ही था मिस्टर हॉट, क्योंकि आई वांट यू मिस्टर हॉट, आई नीड यू। मिस्टर हॉट कहते हुए बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव नजर से यज्ञ को देख रही थी और उसके हाथ अपने कभी उसकी शेस्ट पर थे तो कभी टवे पर और कभी कंधों पर। यज्ञ उसे देखता ही रह गया। वह जल्दी से दौड़ता हुआ उसके पास आया। इति दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ था। जहाँ पर यज्ञ था वहाँ आसपास किसी और का केबिन नहीं था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज वहाँ पर आते जाते रहते थे और वह नहीं चाहता था कि कोई भी एम्प्लॉय ईदी की इस तरह की आवाज सुने जो सुनते ही पूरा बंदा पूरा हिल जाए। उसने ईदी के पास आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो स्वीटहार्ट। ईदी ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर हॉट, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आई नीड यू, आई वांट यू। कहते उसने बड़े सेडक्टिव वे में यह किसी ने पर अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे पर सेडक्टिव एक्सप्रेशन लाकर उसे देखने लगी। एकदम हैरान हो गया। अब उसने उसे पहले जल्दी से दरवाजा बंद किया और ईदी की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो स्वीटहार्ट, आखिर हुआ क्या है तुम्हें, ऐसे कौन करता है। ईदी आंखें चमकाते हुए मुस्कुराई बोली, ऐसा मैं करती हूँ मिस्टर हॉट, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं ऐसा करूँ, तभी तो आपने सुबह वो परफ्यूम लगाया था। आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं आपसे आपकी डिमांड करूँ, तो मैं आ गई आपके पास अपनी डिमांड लेकर। अब आप मेरी डिमांड पूरी कीजिए। यह उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वह जानता था उसकी स्वीटहार्ट बहुत ही ज्यादा खुराफाती है, लेकिन वैसी खुराफाती होगी इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। उसने उसे कमर से पकड़ते हुए हल्का सा लिफ्ट किया। अगले ही पल ईदी ने अपने पैर यज्ञ की कमर पर लपेट दिए थे और अपने बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी थी। यज्ञ उसे देखते हुए बोला, वो ये ऑफिस है स्वीटहार्ट,
यहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल डिमांड मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ। इति ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और फिर स्लीपी वॉइस में बोली, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट यू। मेरी डिमांड आप कैसे पूरी करेंगे ये मैं बिल्कुल नहीं जानती, बस मुझे मेरी डिमांड पूरी चाहिए। यज्ञ को उसे अपनी गोद में उठाए हुए कांच की तरफ लेकर आ चुका था। उसने उसे काउच पर बिठाया और फिर हल्का सा उस पर झुकते हुए बोला, मतलब तुम मुझे काम नहीं करने दोगी, तुम मुझे डिस्टर्ब करने आई हो। इति ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, आपको किसने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब करने आई हूँ? मैं तो वे लेने आई हूँ जो मुझे चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो आप जो चाहते हैं मैं आपको नहीं करने दूंगी, और आप जानते हैं कि मैं जिद्दी कितनी हूँ। कहते हुए इति ने अपने आई विंग की यज्ञ ने अब एक बार फिर उसे कमर से पकड़ा और फिर उसे घुमाते हुए अपनी गोद में उठा लिया, और एक बार फिर से उसके पैर यज्ञ की कमर पर लेटे हुए थे और उसके हाथ यज्ञ के कंधों पर थे। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे तो लगा शादी के बाद मैं ही बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बना हूँ, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, दिन पर दिन वाइल्ड होते जा रहे हो। इति हंसी और फिर सेडक्टिव वॉइस में बोली, आपकी ही संगत का असर है कि अब आपको प्यार करने की तलब खत्म ही नहीं होती, मैं कभी इस तलब को खत्म होने भी नहीं दूंगा। कहते हुए यज्ञ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसके होठों को चूमने लगा। वो उसे फ्रेंच किस कर रहा था। इति भी उसकी किस का उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। दोनों बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसे किस करते हुए यज्ञ के हाथ अब उसने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा और उसके पेट को सहलाने लगा। इति भी उसके बालों पर अपने हाथ चला रही थी। धीरे धीरे यज्ञ अपना हाथ आगे की तरफ ले गया, जिससे इति की सांसें अब ज्यादा गहरी हो गई। कुछ पलों के लिए यज्ञ ने अपने होठों को आराम दिया और फिर इति के चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी उसके हाथों ने शरारत कर दी और इति की जोर से निकल गई। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोले, मिस्टर होट, आप धीरे क्यों नहीं करते? क्या करूँ, तुम हो ही इतने हॉट एंड सेक्सी कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। अब हाथ बेचारे का क्या कसूर? पागल तो तुमने दिमाग को कर रखा है। कहकर उसने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया। इति का मन किया कि इन होठों को कच्चा चबा जाए। वह खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाई और एक बार फिर से यज्ञ के होठों को चूमने लगी। यज्ञ भी उसे डीप किस करने लगा। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ खेल रही थी। यज्ञ ने एक बार फिर से अपने हाथों से खेलना शुरू कर दिया था। उसकी हरकत को समझकर इति ने उसे घूरा और बोली, यहाँ काउच पर नो स्वीट हार्ट, आई वांट रिलैक्सेशन नोट पेन। कहते हुए यज्ञ ने उसकी शर्ट के साथ खेल रहा था। इति ने भी एक वाइल्ड स्माइल के साथ यज्ञ की शर्ट को निकाल दिया था। अब उसने खुद को पूरी तरह से उससे लपेट दिया था। यज्ञ ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और वैसे ही उसने उसे गोद में उठाया। इति की स्कर्ट नीचे सरक गई। वे एकदम से हैरान गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यज्ञ ये काम भी कर चुका है। यज्ञ उसे वहीं अंदर बने रूम में ले गया। इति हैरानी से उस रूम को देखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे यहीं पर शिफ्ट होना होगा। यज्ञ ने उसे बेड पर बिठाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्वीट हार्ट, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें हमारे बेडरूम में भी मिलेगा। कहते हुए उस पर झुक गया। इति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। यज्ञ उस पर झुका और उसके होठों को चूमने लगा। दोनों ही अब वाइल्ड होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। धीरे धीरे ही दोनों की सांसें तेजी से बढ़ रही थी और उनकी मधुर सी भरी आवाज वहां पर गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ शालिनी राठौर अपनी गाड़ी से बाहर निकली और फिर इधर उधर नजर घुमाते हुए होटल के अंदर चली गई। वे किसी से मिलने होटल में आई थी, जहां वहां रूम में बैठा एक शख्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। वे शख्स भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मुझे तो लगा था ये ओबराय के दुश्मन सिर्फ उसके घर के बाहर ही है, लेकिन आज पता चला कि उसके घर में भी सिर्फ उसके दुश्मन ही है। कहते हुए कुणाल रावत की मुस्कुराहट और भी लंबी हो चुकी थी। शालिनी ने उसकी बात सुनकर अपनी तिरछी नजर उस पर डाली और बोली, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है? तुम इसकी फिक्र करना छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम उसके दुश्मन क्यों हो? कुणाल रावत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में अपने हाथ डालकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, मुझे ही नहीं लगता कि आप इतनी दूर मुझसे ये पूछने आई हैं कि मेरी उससे दुश्मनी क्या है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बेटे की ही दुश्मन का साथ क्यों देना चाहती है। कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट की डिब्बी निकाली थी और फिर सिगरेट को अपने हाथों में लेकर उसे जलाते हुए कस भरने लगा। शालिनी ओबराय भी अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर उसके पास आने लगी। उसे अपने पास आते देख कुणाल ने अपनी सिगरेट नीचे कर दी, लेकिन शालिनी उसके पास आई और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर लेकर साइड में रखी हुई सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट निकालकर पीने लगी। तो कुणाल रावत ने अपनी तिरछी इसमें नजर डाली। उसके चेहरे पर एक शौक स्माइल थी। सिगरेट का धुआं अपने मुंह से छोड़ते हुए बोली, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। वह हम बहुत से लोग हैं उसके आसपास जिन्हें मैं खुद से भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आज तक वह मेरे इशारों पर चलता आया है, लेकिन आजकल वह मुझसे भी सवाल करने लगा है। मेरी बातें मानना तो दूर, वो मुझे ही नजरअंदाज करने लगा। इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना है। उसकी जिंदगी में आए हुए फालतू से लोगों को उसकी जिंदगी से हटाना है। अब कुणाल के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। वह हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वैसा जी? शालिनी जी टेढ़ा मुस्कुराई और बोली, अब तुम क्या सोच रहे हो वो तुम्हारे दिमाग को पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें सीधा ही बता दे रही हूँ कि मुझे वे लड़की इति बिल्कुल पसंद नहीं।
मुझे बस किसी भी तरह से जैक की ज़िंदगी से बाहर निकालना है और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तुम अक्सर नफ़रत करते हो और उसे हराना चाहते हो। तो मुझे लगता है तुम्हें अब ये लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पर्सनल कर लेनी चाहिए। इस वक्त अगर यक की जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वह है लड़की इति राजपूत। अगर तुम उसे अपने जाल में फंसा लो तो तुम यक को हरा सकते हो। उनकी बातें सुनकर अब कुणाल नवा जोरों से हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर सानी ने जी बड़बड़ाई। मुझे लगता है मैं किसी पागल से हाथ मिला लिया, अभी भी मौका है चलते हुए यहाँ से, वरना भी अपने साथ मुझे भी पागल कर देगा। कहते हुए उन्होंने अपने कदम भी बढ़ा दिए थे, लेकिन फिर कुणाल की बात सुनकर वे एकदम से रुक गई। कुणाल अपनी हंसी रोककर उन्हें देखता हुआ बोला, आपको थोड़ी देर हो गई, जो आप सोच रही वो हो चुका है, लेकिन होकर भी वे पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? सानी जी ने उसकी तरफ घूमते हुए उससे पूछा। मतलब कहते हुए कुणाल आगे की तरफ आया और फिर अपने उसने सोफे पर और फिर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। सालिनी जी अब उसके इस रवैये से चिढ़ चुकी थी। वह लगातार उसे देख रही थी। कुणाल भी अब आराम से सोफे पर बैठ के अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर बोला, उस लड़की एटी पर तो मेरी हमेशा से नजर थी। पहले भी उसे कई बार देखा था, लेकिन सिर्फ तस्वीरों में। पहली बार उसे क्लब में यक के साथ देखा था। क्या गजब की खूबसूरत लग रही थी। वे पहली बार उसे देखती उस पर फिदा हो गया था। कहकर कुणाल रावत ने गहरी सांस से उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि वे अभी भी इति का आशिक है। सालिनी जी उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ पर यक के दुश्मन से मिलने आई थी, ना कि उस लड़की के आशिक से। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई पार्टनरशिप हो सकती है। बहुत वक्त खराब कर दिया तुमने मेरा, लेकिन अब मेरे पास तुम पर जाया करने के लिए और वक्त नहीं है। कहते हुए उन्होंने भी एक गहरी सांस ली और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन अगर मैं आपका काम कर दूं तो? कुणाल रावत की बात सुनकर उनके कदम एक बार फिर से रुक गए। उन्होंने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल अपनी जगह पर बैठे हुए उन्हें देखते हुए बोला, सिर्फ मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और सिर्फ एक मौके में अपने दुश्मन को हरा भी सकता हूँ और अपनी मोहब्बत को पा भी सकता हूँ। मोहब्बत शब्द सुनकर सालिनी जी ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा और व्यंग से मुस्कुराई। कुणाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उनके पास आकर बोला, हाँ मोहब्बत पहले मेरे लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना हुआ करती थी। बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, और फिर जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी चली गई, क्योंकि मैं खुद उन्हें अपनी जिंदगी से भगा देता था। किसी के साथ वन नाइट स्टैंड होता था तो कोई भी लिविंग में रहती, लेकिन उस लड़की में कुछ तो है, इसलिए मुझे उसे सिर्फ पाने की तलब नहीं होती, उसके साथ रहने की तलब होती है। उसके साथ जिंदगी जीने की चाहत होती है। शायद पहली नजर का प्यार हो सकता है। मैं बस उसे हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम दोनों का काम हो सकता है। उसकी बात सुनकर अब सालिनी जी हैरानी से उसे देख रही थी। वे मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक प्लान है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन उस एक प्लान से हम दोनों का काम हो जाएगा। आपके बेटे की जिंदगी से इति बाहर और इति की जिंदगी में मेरी एंट्री। एक तीर से दो निशाने कहते हुए उसने अपने होठों को गोल गोल कर सीटी बजाई और फिर सालिनी जी की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद वे दोनों सोफे पर बैठे थे। उनके सामने ड्रिंक वगैरह भी रखी हुई थी। उन दोनों के बीच कुछ बात चल रही थी, जिसे सुनकर सालिनी जी के होठों चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं कुणाल रावत के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ अलग ही थे। वहीं दूसरी तरफ ओबरा इंडस्ट्री यक और इति दोनों बेड पर थे और इति यक की बाहों में सिमटी हुई थी। शाम के 6 बज चुके थे। यक उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब उठ जाओ ना स्वीटहार्ट, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इति ने उसके सीने में खुद को छुपाते हुए कहा। यक ने उसके चेहरे को थोड़ा अपनी तरफ घुमाया और फिर उसे देखते हुए बोला, लेकिन मुझे काफी देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर इति ने मुंह बनाया और फिर अपनी जगह से खड़े होते बोले, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप जल्दी आइएगा, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। यक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। इति अपनी जगह पर खड़ी हुई और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसके पीछे पीछे ही वॉशरूम में आया। इति ने इस वक्त कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो यूं ही शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई और जैसे उसने शावर का पानी ऑन किया, यक ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल में से अपना गाल लगाकर उसके चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगा। इति मुस्कुराई और फिर उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, आपने अभी अभी बहुत सारी शरारतें की है और अब मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी, इसलिए अपनी ये चिकनी चुपड़ी कोशिश करनी बंद कर दीजिए। आपने मुझे घर जाने के लिए कहा है तो अब मैं घर जाऊंगी, लेकिन घर जाने के बाद आपका इंतजार जरूर करूंगी मिस्टर होल्ट। कहते हुए यक की तरफ घूम गई और फिर अपनी आई विंग कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। यक उसे देखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो। इति अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मैं तो पहले से शरारती थी, लेकिन अब आपके साथ रहकर और भी ज्यादा हो गई हूँ, तो अब आपको मेरी शरारती तो झेलनी ही पड़ेगी। कहते हुए उसने यक के कंधों पर अपने हाथ रखे और फिर पाउच बनाते हुए उसकी तरफ देखा। यक का मन किया कि अभी उसके होठों वो एक बार फिर से दबोच ले और किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर कंट्रोल किया और उसकी लोअर बैक पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर आए हुए गीले बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, भले ही तुम शरारती हो या खुराफाती, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी वैसी मासूम हो जो बनकर मैं तुम मेरे सामने आई थी। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी वही वाली स्वीट हार्ट नजर आती है।
जिसकी मासूमियत से मुझे बेहद प्यार हुआ था। इति उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वे भी उसके कंधों पर अपने हाथ कसते हुए बोली, लेकिन तब आप जानते थे ना कि मैं जैसी मासूम दिखाई देती हूँ वैसी हूँ बिल्कुल भी नहीं। तब आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? वे कैसे कहता जब दिल तुम्हारी उस मासूमियत पर ही अटक गया था। भले ही वे सब दिखावा था, लेकिन तुम्हारी वो एक्सप्रेशन, तुम्हारा वो बात करने का तरीका, डर से सहम जाना और फिर वो आलाल दो जलाल दो आई को तो भूत भूत में भांतु जैसे यज्ञ ने कहा। ईटी की हंसी छूट गई। एक बार उसने के यज्ञ के ऊपर यही यंत्र बोला था और उस वक्त उसने खुद ही के उसे वो कितना मुश्किल से कंट्रोल किया था वे सिर्फ वही जानती थी। उसे खिलखिलाकर हंसते हुए देख उसे देखता ही रहा और फिर कुछ ही देर बाद ईटी अब हंसते हुए रुकी तो यज्ञ ने उसके चेहरे पर झुककर एक बार फिर से उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। इस बार ईटी ने भी उसे नहीं रोका और खुद भी उसे रिस्पॉन्स देती रही जो जो हमेशा देती थी। दोनों एक बार फिर से पूरी शिद्दत से एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आए। दोनों ने बाथरूम पहने हुए थे। यह के ऑफिस में भी इस तरह का हर अरेंजमेंट होता था। बाहर आकर इति ने अपने सुबह वाले कपड़े ही पहने और फिर अपने बाल सुखाते हुए एक की तरफ देखते हुए बोली, कुछ ही देर तो बाकी है रात होने में। अब आप मेरे साथ ही चलिए ना, मैं आपका इंतजार करूंगी। आपको जो मीटिंग करनी है करके जल्दी से आ जाइए। यह अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ उसके पास आया और फिर उसके चेहरे पर झुक कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, सॉरी स्वीटहार्ट, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मुझे कितना वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें मेरे बिना ही कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम अकेली बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ ड्राइवर जाएगा, सो डोंट वरी। उसकी बात सुनकर इतनी तिरछी नजरों से उसे देखा और बोली, आपको क्या लगता है मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कह रही हूँ। कहते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और घूर घूर कर यज्ञ को देखती रही। यज्ञ मुस्कुराया और फिर उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अगर मैं तुम्हें अंधेरे में देख ले तो बिल्कुल डर जाए। उसकी बात सुनने से इति अब और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, बहुत बुरे हैं आप। कहते हुए पैर हमने पटक आगे की तरफ बढ़ने लगी। यज्ञ ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींचा, जिससे ईटी की पीठ उसके सीने से आ लगी। यज्ञ उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, सॉरी स्वीट, मेरी स्वीट हार्ट, बुरा मान गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईटी ने कहा फिर खुद ही उसके पकड़ से छुड़वाने लगी, लेकिन यज्ञ मुस्कुराते उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में कस कर रहा था। वे एक बार फिर से अपनी हल्की मधुर से भरी आवाज में इति के कान में बोला, सॉरी ना स्वीटहार्ट, आज के बाद पक्का ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। कहते हुए उसने इति के कान को हल्का सा चूम लिया तो इति थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन फिर इति ने जल्दी ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से वाले भी कर लिया। यह उसके एक्सप्रेशन बदलते हुए देख सकता था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक बहुत बड़े मिरर के सामने खड़े थे। वो उसे मिरर में देखते हुए बोला, तुम ना सच में बहुत बड़े गिरगिट हो। उसकी बात सुनकर इति हंसी और फिर उसकी तरफ पलट कर उसे देखते हुए बोली, अब तो आप बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि आपकी शादी एक गिरगिट से हो गई। अब तो आपको इसे पूरी जिंदगी झेलना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी क्या, मैं तो इसे हर जन्म झेलने के लिए तैयार हूँ। आखिर इतनी खूबसूरत गिरगिट से कौन है पीछा छुड़वाना। कहते हुए एक बार फिर से उसके ऊपर झुका तो इस बार इति ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और बोले, जाइए जाइए, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। पहले भी आपने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब मैं घर जा रही हूँ। आप जाइए और अपनी मीटिंग अटेंड करिए। घर पर आपकी एक खूबसूरत गिरगिट आपका इंतजार करेगी। कहते हुए उसने ये को हल्का सा धक्का दिया तो ये खड़ा गया। उसके बाद ईटी ने उस रूम से बाहर आकर ये के केबिन के रूम में रखा हुआ अपना फोन और पर्स उठाया और फिर उसे देखकर बाय बोलती हुई वहां से चले गई। ये उसे देख कर मुस्कुरा रहा था। उसने भी अपना फोन उठाया, फिर नीचे ड्राइवर को गाड़ी तैयार रखने के लिए कहा। इति लिफ्ट से होते हुए नीचे आई और फिर वहां खड़ी गाड़ी में बैठकर ऑफिस से घर के लिए निकल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी होती है। वो उसकी तरफ लाइफ में उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जो किसी भी कपल के लिए एक ड्रीम हो वैसी लाइफ जी रहे थे। लेकिन साथ ही साथ कुछ परेशानियां भी थी। उसे सिर्फ साले जी की चिंता थी, लेकिन उन्हें भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रही थी, क्योंकि वे चाहते थे कि सालिनी जी चाहे कुछ भी कर ले, वे यज्ञ उसे दूर नहीं कर सकती। उसे अपने ऊपर और यज्ञ के प्यार पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वे सब सोचते हुए गाड़ी में बैठी घर की तरफ से आ रही थी कि रास्ते में अचानक उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसे इस वक्त गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन उससे पहले इति गाड़ी से बाहर निकल गई थी। अभी वे गाड़ी से बाहर निकल कुछ ही कदम चली ही थी कि अचानक उसे पीछे से एक बहुत भयंकर ब्लास्ट की आवाज आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो जिस गाड़ी में वो घर की तरफ आ रही थी उस गाड़ी में वह गाड़ी पूरी आग में जलकर राख हो चुकी थी। उस गाड़ी को आग में जलकर राख होते हुए देख रीति का गला सूख गया और वे उसे गाड़ी को देखते रही। उसी वक्त उसे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और इस तरह से छुपा लिया जैसे किसी की उस पर नजर भी ना जाए। ईदी एक पल के लिए बेचैन हो गई। उस शख्स की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, जैसे उसने महसूस किया कि वे किसी और की नहीं बल्कि ये की बाहों में है। तो उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। ये की सांसें इस वक्त काफी तेज चल रही थी, क्योंकि आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सिर्फ प्रीति को नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया हो।
जिसने कुछ पलों में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई हो और उसकी सांसों ने तो उसे चलना ही बंद कर दिया था। अभी वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसका यूं कांपना इति को भी महसूस हो रहा था। मिस्टर होट, अब आप ठीक तो है ना? इति ने कहा और उसकी आवाज सुनकर यज्ञ ने उसको अपनी बाहों से आजाद किया और अगले ही पल उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं अभी भी पूरी तरह से कांप रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो ना स्वीटहार्ट? कहते हुए उसने एक बार फिर से इति को अपने सीने से लगा लिया। इस बार इति ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लग रही वे समझ सकती थी ये कि ये के दिल पर क्या बीत रही है। उसने अपनी अंदर से एक बार फिर से उस गाड़ी की तरफ घुमाई जो अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले ओबराय इंडस्ट्री ये नीति को ड्राइवर के साथ घर तो भेज दिया था, लेकिन जैसे उसकी गाड़ी ऑफिस से बाहर निकली तो अचानक उसे याद आया क्या सुबह उसके साथ क्या हादसा हुआ था। और इस बात को याद करते हुए बुरी तरह से पैनिक करने लगा। ईद के साथ अपने प्यार भरे लम्हों में भी इतना खो गया था कि सुबह वाले अटैक के बारे में भूल गया। वह अटैक भले ही उस पर नहीं हुआ था, लेकिन उस अटैक का सीधा सीधा इशारा यह था कि अब उस पर भी अटैक होगा। और इस वक्त ही थी यह की गाड़ी में ही घर के लिए निकली थी। तो वह सब बातें सोच के उसका सिर घूमने लगा। उसने जल्दी से इति को कॉल किया, लेकिन इति का फोन साइलेंट होने की वजह से वो उसे कॉल नहीं लगा। उसे कॉल का पता ही नहीं चला और ड्राइवर का फोन लग ही नहीं रहा था। आज तक कभी यह किस तरह से पैनिक नहीं हुआ था। बड़ी सिचुएशन में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, लेकिन आज जैसे उसकी जान निकल रही थी वो जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला और फिर उसी रास्ते पर आया जहां उसने इति को भेजा था। एक एक पल उसके लिए भारी होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी इति बाहर की तरफ देख रही थी कि उसे भी उसका ध्यान एक शोरूम पर गया जो कि एक गिफ्ट शोरूम था। उसे देखते हुए अचानक ही इति का अकेले कुछ खरीदने का मन हुआ, इसलिए उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा था। वे मुस्कुराती हुई गाड़ी से बाहर निकली और उस शोरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए अचानक से ही पीछे ब्लास्ट हो चुका था। अभी भी ये थी घूमने वो हमें लेकर खड़ा था। अब एक बार फिर से ईद उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर होट, आप प्लीज परेशान मत होइए। परेशान कैसे ना हूँ स्वीटहार्ट, तुम जानते हो आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं चिंता भी नहीं रहता। अगर अभी एक बोल ही रहा था कि ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, ये प्लीज ऐसा हमने कुछ भी मत कहिएगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। अभी अभी उसने अपनी ही मौत का मंजर देखा था, लेकिन वह उसके बाद भी वह उस भी नहीं रुला पाई। लेकिन यह कि एक बात ने उसकी आंखों को नम कर दिया था। यज्ञ ने अपने आसपास देखा जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। उसने कुछ ही दूरी पर खड़े अपने बॉडीगार्ड को देखा जो यज्ञ ही से निकलते वक्त पहने के खोते हुए देख उसके पीछे पीछे ही आए थे। यज्ञ ने उन्हें कुछ इशारा किया और फिर इति का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं बैठा क्योंकि गार्ड्स उसकी गाड़ी को चेक कर रहे थे। जब गार्ड्स ने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करने का इशारा किया तो यह इति को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा। भले ही वे इति को खो देने के डर से कमजोर हो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जा रही थी उसके एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव भी बदल रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। उसके साथ बैठी थी उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी, लेकिन फिलहाल वे इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने का गियर बॉक्स पर रखा हुआ हाथ अपने हाथ में थामा और फिर हल्का सा अपने होठों से चूम लिया। कुछ देर में दोनों अमर मैदान पहुंच चुके थे। ये जल्दी से गाड़ी पार कर इति की तरफ आया, लेकिन उससे पहले ही इति ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था और खुद बाहर आ रही थी। यज्ञ ने उसके बाहर निकलते ही उसे अपनी गोद में उठा लिया तो इति यज्ञ की तरफ देखते हुए बोले, मैं ठीक हूँ मिस्टर होट, आप बेवजह मेरी टेंशन ले रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी नहीं जा रही है, इसलिए मुझे कुछ भी करने से मत रोको। कहते हुए यज्ञ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब इति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट दी। हर बढ़ते पल के साथ उसे यज्ञ के साथ अपना प्यार भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। यज्ञ ने इति को अपनी गोद में उठाकर लाते हुए देखा। हाल में खड़ी शालिनी जी ने मुंह बनाया और कुछ कहने को हुई, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर यज्ञ अपने बेडरूम की तरफ आकर बढ़ गया और फिर जैसे ही वे दोनों बेडरूम में आए दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इति को यज्ञ की हालत पर प्यार भी आ रहा था और हंसी भी कि कैसे एक हादसे से वह इतना ज्यादा पैनिक हो गया, जबकि न जाने उसकी दुनिया में कितना ही कुछ होता था। ये अटैक बहुत नॉर्मल है, लेकिन बात जब इति पर आई तो किसी से ना डरने वाला ये एकदम भी से कांप उठा। अब उसे सच में यह पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। यज्ञ ने उसे बेड पर लेटाया और फिर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाने लगा तो इति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। यज्ञ उसके रोकने से रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। इति की गहरी नजर भी उसके चेहरे पर थी और जो वे अब देख रही थी उसने कभी नहीं सोचा था कि वे अभी कुछ ऐसा देखेगी। यह क्या आंखों में नमी थी। कहते हैं मर्द को रुलाना आसान नहीं होता, किसी मर्द को रुलाना एक पहाड़ चीरने के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर यज्ञ रो रहा था अपने प्यार के लिए। इति ने उसे अपने हाथ से इशारा कर अपने पास बुलाया। यज्ञ उस पर झुका तो इति हल्का सा साइड हो गई और फिर उसे
अपने पास बैठने के लिए कहा। यज्ञ उसके पास बैठ गया। उसके पास बैठते ही ईति ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और उसकी बाहें और अपनी बाहें उसकी पेट और कमर के आसपास लिपटकर पूरी तरह से उस पर टिक गई। यज्ञ ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। इति उसके सीने से लगे हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहना मुझे आपसे, बस कुछ देर आपको महसूस करना है। मैं आपको खुद को महसूस कर और आपको खुद को महसूस करवाना है। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी हूँ और आपके लिए हूँ। बस मुझे महसूस कीजिए और कुछ मत सोचिए, उसने कहा। फिर हल्की से अपने नशे उठाकर यज्ञ की तरफ देखा। यज्ञ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ना जाने क्यों अभी भी मन में एक बेचैनी सी है। बेचैनी थी हो रही है कि अगर तुम उस गाड़ी से नहीं उतरती तो कुछ भी होता। मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपका प्यार है ना मुझे हर तकलीफ से बचाने के लिए, कहते हुए इति ने अपना चेहरा एक बार फिर से उसके सीने से टिका लिया और अपनी बाहें और भी ज्यादा कसती। यज्ञ अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए उसके सर को सहरा रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि इति का हाथ इति का पूरा भार उस पर ही है। उसने हल्का सा झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा तो इति सो चुकी थी। उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। कभी सोचा ना था, कभी चाहा ना था, लेकिन अब तुम्हारी चाहत मेरी सोच से भी परे है। आई लव यू सो मच कहते हुए उसने उसके बालों को चूम लिया और फिर उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटाया। उसे अच्छे से सुलाने के बाद यज्ञ ने उसे ब्लैंकेट पे डाला और फिर रूम से बाहर आ गया क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था। रूम से बाहर आते ही वह सीधा अपने स्टूडियो रूम में गया और फिर अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट रेयान को कॉल लगाया। रेयान ने जैसे ही कॉल उठाया वह हेलो बोलने की बजाय सीधा यज्ञ से सॉरी बोला क्योंकि यज्ञ ने आज ही उसे आदमी का पता लगाने के लिए कहा था जिसने सुबह वाला बम ब्लास्ट करवाया था। लेकिन नियान अभी तो वो शख्स के बारे में पता नहीं लगा पाया था। उसके मुंह से सॉरी सुनकर यह गुस्से से कांपने लगा और दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे उस शख्स का नाम चाहिए जिसकी वजह से आज मेरी कहते कहते वो रुक गया और फिर कुछ पल के लिए गहरी सांस लेने लगा। कुछ पलों बाद वे एक बार फिर से बोला, मुझे वे आदमी चाहिए, मतलब चाहिए कैसे वे, मुझे पता नहीं पता, बस मुझे वे आदमी चाहिए। कहकर उसने फोन काट दिया और फिर उसने एक दूसरे आदमी को फोन मिलाया जो उसकी दूसरी दुनिया का सबसे खादमा आदमी था। जैसे ही उस आदमी ने फोन उठाया यज्ञ ने उसे कुछ सवाल किया और फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद फोन काट दिया। फोन काटने के बाद भी कुछ सोचते हुए बोला, रॉबर्ट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सकता है, उसकी इतना औकात नहीं और कुणाल लावत के अलावा मेरे बाकी सब दुश्मन भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी मौत इतना ना ही उनकी औकात में है और ना ही उनके दिमाग में जो कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन नाउ आई हैव टू फाइट इट क्योंकि आज उस शख्स की वजह से मैं अपने स्वीट हार्ट को खो सकता था। इसलिए अब इस गलती की सजा तो मुझे उसी शख्स को देनी है। कुछ देर बाद वो स्टडी रूम से बाहर आया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। शालिनी ने उसे रोका और इति के बारे में पूछा और इसी के बाद इति के बारे में पूछते हुए देख के हैरान हो गया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह भी देख रहा था कि शालिनी इति को कुछ खास पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता था इसलिए चुप था। शालिनी जी के पूछने पर उसने बताया कि उसकी गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ था और उसी गाड़ी में इति घर पर आ रही थी। जो शालिनी जी के चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन उस वक्त का खूब बजा तो यह कुछ भी उनके एक्सप्रेशन देख नहीं पाया। रेहान का फोन आते देख उसने शालिनी जी को एक्सक्यूज में कहा और फिर वापस स्टडी रूम में आ गए, लेकिन वह कॉल रिसीव करता उससे पहले कॉल कर चुका था तो उसने खुद रेहान को कॉल लगाया। रेहान ने उसे कॉल पर बताया कि उसे जिन आदमियों पर शक था उनमें से किसी ने भी ये काम नहीं करवाया। इसका मतलब यह काम किसी ऐसे बंदे ने करवाया है जो अभी तक ये की नजरों के सामने नहीं आया था। ये गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये मैं भी जानता हूँ, अगर कोई और बात है तो बताओ। जी वो सब ये पता चला है कि आपकी गाड़ी में जो बम था वे टाइम बम नहीं, रिमोट से कंट्रोल होने वाला बम था जिसे एग्जैक्टली उसी वक्त ब्लास्ट किया जाता है जिस वक्त उसे ब्लास्ट करना हो। वक्त और जगह मैटर नहीं करता। उसकी बात सुनकर यज्ञ की आंखें बड़ी हो गई। मतलब कोई उस वक्त उसकी गाड़ी के आसपास ही था जब वह ब्लास्ट हुआ और वह ब्लास्ट इति की गाड़ी से बाहर निकलने पर हुआ। मतलब ब्लास्ट करने वाला जानता था कि गाड़ी में इति थी और इति बाहर निकल चुकी है। सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी उस आदमी तक पहुंचना था, लेकिन फिलहाल वो अपने स्वीट हार्ट के पास वो अपने रूम में जा रहा था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खोला उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई क्योंकि वो सामने इति वॉशरूम की तरफ भाग रही थी और उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे यूं देखकर यह एकदम हैरान रह गया। फोन पर बात करने के बाद यह वापस अपने कमरे में आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने की तरफ देखा तो उसकी नजर इति पर गई। चुपने मुंह पर अपना हाथ रखकर बाथरूम की तरफ भाग रही थी। उसे यूं भागते हुए देखो हैरान रह गए। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे ही बाथरूम में आया। इति को वॉमिट आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर ये और भी ज्यादा परेशान हो गया। पिछले कुछ देर से वे वैसे ही इति के लिए इतना ज्यादा बेचैन था और अब तो उसे इस हालत में देखकर उसे की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने जल्दी से इति को संभाला और फिर उसका मुंह वगैरह धुलाकर उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आया। इति बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। साथ आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से
उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और थकावट हो चुकी है। उसने उसे आराम से बेड पर लिटाया और फिर खुद पैरों के बल नीचे ज़मीन पर बैठकर उसके हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना? एडी अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ मिस्टर हॉट, लगता है कुछ गलत खा लिया मैंने जिसकी वजह से गंदी गंदी फीलिंग हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस थोड़ी देर रेस्ट करना है। कहते हुए उसने तकिए पर सिर रखना चाहा तो रिया जल्दी से उठा और फिर उसके कंधों को पकड़कर उसे आराम से बेड पर लेटाया। वे खुद भी उसके बगल में बैठा और उसके बालों को सहलाने लगा। यही तो उसकी तरफ देखते हुए बोली, रहने दीजिए मिस्टर हॉट, मैं ठीक हूँ, बस हम कुछ देर सो जाऊंगी तो अच्छा फील होगा, आप परेशान मत होइए। स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में देखकर मुझे परेशानी नहीं होगी? कहते हुए वे अपना फोन चला रहा था। ईथी ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर मिली, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे किसी के कदमों की हट सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो दरवाजे पर डॉक्टर खड़े थे जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।